हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल। हम क्लास 12th के अकाउंट्स के पार्ट 1 में आज पढ़ेंगे साझेदारी फर्मों का लेखांकन। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम साझेदारी फर्मों के लेखांकन आधारभूत सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग को जानना ज़रूरी है। ये जो चैनल है ये न्यूमेरिकल्स के ऊपर बनाई गई चैनल है, जिसमें हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि अभी लॉकडाउन का दौर है बेटा, आप लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, है ना। तो और ऑनलाइन क्लासेस में भी हमको उतनी अच्छे से टीचर्स की आवाज़ सुनाई नहीं देती, समझ में नहीं आता। बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, किन्हीं के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास कोई और प्रॉब्लम, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो फेस करके आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस पीरियड में कोरोना पीरियड बोल सकते हैं हम लोग, ये जो टाइम है ये टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ है। और हम क्लास 12th में हैं तो हमको पढ़ाई भी अपनी क्या करनी है, प्रॉपर रखनी है, तभी तो हम एक अच्छा नंबर ला सकते हैं और अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए ये चैनल बनाई हूँ, ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। बेसिकली हम लोगों ने देखा है कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, बट नो डाउट बेटा आप लोग पढ़ के बहुत अच्छा नंबर लाएंगे, मैं यही उम्मीद करती हूँ। चलो, इसी के साथ आज हमारी इस टॉपिक को चालू करते हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप, मतलब साझेदार। साझेदार के अंदर कुछ शब्दावली मतलब टर्मिनोलॉजी को यूज़ किया गया है। जैसे साझेदारी क्या होता है, पार्टनरशिप डेड होता है, पार्टनर्स का कैपिटल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी है जिसका उपयोग किया गया है इस चैप्टर में। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों में दिया हुआ है, लेकिन इनका हमको एक ब्रीफ डिस्कशन करना है, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, डेफिनीशन, है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप डीड क्या है ये पढ़ेंगे। जो साझेदारी संलेख होता है उसकी विशेषताएं क्या हैं, मतलब जब साझेदारी संलेख ना दिया हो, मतलब कोई गाइडलाइन नहीं जारी की हो गई हो, वहाँ पर नहीं बताया हो कुछ, तो उस केस में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, इनके बारे में हमको पढ़ना है। पार्टनर्स के कौन कौन से कैपिटल होते हैं ये पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ हानि नियोजन खाता हम कैसे बनाते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। बेटा, ये जो बुक है ये नवबोध प्रकाशन की बुक है, कक्षा 12वीं की बुक है, जो सारी हिंदी मीडियम्स के बच्चों को स्कूल में इसी बुक के द्वारा ही हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं कि ये पार्टनरशिप होता क्या है। हम लोग अगर साझेदारी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, साझेदारी करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। कोई एक व्यक्ति किसी फर्म को स्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि फर्म को बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों की क्या होती है, हम लोगों को आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसी के साथ आप यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि एक जो साझेदारी फर्म होगी, ठीक है, साझेदारी फर्म जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या क्या करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी समझौते के अनुसार, मतलब वो लीगली व्यापार को चलाने के लिए क्या होते हैं, तैयार हो जाते हैं। मतलब अपनी पूंजी है, उनका श्रम है ना, उनको लगाते हैं और क्या करते हैं, श्रम और पूंजी को वो लोग क्या करते हैं, अपने अनुभव को लगाते हैं किसमें, व्यापार में, और उसके बाद उनको जो भी लाभ हो या हानि हो उसको वो क्या करते हैं, आपस में बांट लेते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी। अब यहाँ पे देखो साझेदारी अधिनियम दिया हुआ है, ये कौन से अधिनियम, 1932 के अकॉर्डिंग चलता है। इनकी धारा 4 के अनुसार ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को साझेदार बनने के लिए या किसी भी फर्म को चालू करने के लिए हमें 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच संबंध होना चाहिए, ठीक है। जो किसी ऐसे व्यापार, कैसे व्यापार, कोई भी ऐसा व्यवसाय करेंगे जिसमें लाभ को बांटने के लिए वो लोग क्या करेंगे, एग्रीमेंट मतलब समझौता करेंगे, जो कि किसी एक के द्वारा या जो कि सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा क्या किया जाता है, चलाया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी। ये किसके अनुसार बताया गया है, ये 1932 के अकॉर्डिंग बताया गया है, जो साझेदारी अधिनियम है, मतलब पार्टनरशिप एक्ट है।
इसमें ऐसे बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दो दो जो हमारे विद्वान हैं उन्होंने दिया है, एल एच हैने हैं, किसबाल एवं किसबाल हैं। ये लोगों ने अपने अपने तर्क के अनुसार बताया है कि साझेदारी संलेख क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि साझेदारी की विशेषताएं या लक्षण क्या होती है, पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। बेटा अगर हम लोगों ने स्टूडेंट्स अगर पढ़ा है, अभी जैसे हम लोग पढ़े कि इसका आशय क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, तो उससे हम लोग को समझ में आता है कि ये एक एग्रीमेंट होता है। मतलब जब दो या दो से अधिक लोग किसी व्यवसाय को करते हैं तो उनके बीच समझौता होता है, उनके बीच अनुबंध होता है। तो इसी चीज़ों को यहाँ पे बताया है कि पार्टनर्स के बीच सबसे पहले क्या होगा, अनुबंध होगा। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा पॉइंट दिया है साझेदारों की संख्या। साझेदारों की संख्या कम से कम दो व्यक्तियों का क्या होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो साझेदार नहीं माना जाता। कम से कम दो व्यक्तियों का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। अधिनियम में अधिकतम संख्या के बारे में कुछ नहीं गया था। जब 1932 में पार्टनरशिप एक्ट बनी तब उस समय बस ये बताया गया कि मिनिमम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है, और मैक्सिमम में कोई अधिकतम संख्या के बारे में कोई बात नहीं कही गई थी। लेकिन साझेदारी संस्था के साझेदारों की अधिकतम संख्या वह होगी जो निर्धारित की जाएगी। ठीक है, 100 से अधिक नहीं हो सकती थी, ऐसा उन्होंने कहा था किसमें, 2013 में। लेकिन कंपनी का जो फिर से ये अमेंडमेंट हुआ, मतलब नई नियम आई, और 2014 में के नियम 10 के अंतर्गत ये बताया गया कि इस संख्या को 50 तक के क्या कर दिया गया है, सीमित कर दिया गया है। लेकिन जो भारतीय कंपनी अधिनियम 11 के अनुसार बताया गया कि बैंकिंग कंपनी में जब भी चालू करेंगे तो उसमें सिर्फ व्यवसाय में 10 पार्टनर ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो कंपनी एक्ट है उसमें 50 लोग तक ही सीमित हो सकते हैं। किसमें, पार्टनरशिप में, किसके, व्यवसाय के लिए ना, बैंकिंग सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ 10। अब आप लोग यहाँ देखो लाभ विभाजन दिया है। लाभ विभाजन से आप क्या समझते हैं बेटा, लाभ विभाजन का मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई भी कंपनी अगर मतलब पार्टनरशिप है तो उनकी विशेषता क्या होती है, ये लोग अपने प्रॉफिट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। मतलब साझेदारी का जो मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये लाभ कमाते हैं और आपस में उसी लाभ को क्या कर लेते हैं, वितरित कर लेते हैं। जैसे कोई भी कार्य हम लोग फ्री में कर लेते हैं, है ना, कि चलो यार आज उसका बहुत ज़रूरी काम है और हम जाके कर देते हैं, तो ये क्या हुआ, हम उनके लिए बिना पैसे के काम कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार से परोपकार है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साझेदारी नहीं मानते। लाभों को बांटना जरूरी होता है। मतलब किसी भी व्यवसाय को चालू कब करते हैं हम लोग, जब हमको उससे प्रॉफिट हो। ठीक है, लाभ कमाना उद्देश्य होना चाहिए। इस चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया है। अब हम लोग चलते हैं 5वां पॉइंट। देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया है, प्रत्येक साझेदार का एजेंट होना। ठीक है, जो जितने भी साझेदार होंगे सब प्रत्येक साझेदार क्या होंगे, एजेंट होंगे। एजेंट से यहाँ पर हम लोग का क्या तात्पर्य है कि कोई भी कंपनी अगर यहाँ पर आती है, मतलब हम लोग कंपनी बनाते हैं, तो प्रत्येक साझेदार अपने कार्य को क्या करता है, फर्म को बद्ध करता है, मतलब फर्म के द्वारा ही वो काम करता है। साझेदार जो भी काम करेगा वो फर्म के द्वारा ही किया गया कार्य माना जाएगा। ये बोल रहा है कि कोई भी साझेदार उस कंपनी का साझेदार है और अगर वो काम करता है तो क्या करेगा, वो फर्म का ही काम कर रहा है, ये ऐसा हम लोग मानेंगे। अब देखो क्वेश्चन कहती हूँ, पॉइंट नंबर 6 देखिए, असीमित दायित्व। इससे आप क्या समझते हैं, फर्म का जब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमको ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि फर्म का ऋण बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो उस समय में इसको चुकाना पड़ता है, किसको, पार्टनर्स को। तब पार्टनर्स का जब दायित्व असीमित होता है तभी फर्म के ऋण को चुकाने के लिए प्रत्येक साझेदार का दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। ये दायित्व संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। मतलब सभी पार्टनर्स का या तो असीमित दायित्व होगा या किसी एक पार्टनर का असीमित दायित्व हो सकता है। मतलब पृथक पृथक अलग अलग हो सकता है, कुछ रेशियो में हो सकते हैं, किसी का कुछ अलग दिया हो, तो वो दायित्व जो होते हैं वो संयुक्त या पृथक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। उसके बाद देखिए व्यापार का संचालन। व्यापार के संचालन से क्या बोलते हैं,
फर्म जो होगा, जो भी कंपनी बनेगी, वो व्यवसाय में सभी साझेदारों को उनके द्वारा या उनके कितने भी सदस्य के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। मतलब अगर वहाँ पे 10 पार्टनर है तो 10 पार्टनर के द्वारा या उनके किसी एक भी पार्टनर के द्वारा क्या होना चाहिए, व्यापार को संचालित करना चाहिए। पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है। क्यों पूंजी लगाना अनिवार्य नहीं है? इसमें ये बताया गया है कि जो भी साझेदार है वो निश्चित अनुपात में क्या करते हैं, अपने पूंजी को लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्टनर्स भी होते हैं जिनके पास क्या है, पैसे तो नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन उनकी वो क्या रहेगी, वो क्या करेंगे बेटा, वो ना कंपनी में जैसे कोई भी फर्म अगर चल रहा है तो वो उसमें क्या करते हैं, अपने मतलब आइडियाज़ देंगे, नए नए मतलब सजेशंस देंगे। तो सजेशंस देने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फर्म के पार्टनर बन सकते हैं। तो पूंजी लगाना ज़रूरी नहीं होता, आप परामर्श देने के लिए भी फर्म के साझेदार बन सकते हैं। उसके बाद देखो, सदस्य की पात्रता, मतलब केवल व्यक्ति ही साझेदार बन सकते हैं, कोई संस्था या संघ या व्यक्तियों का समूह साझेदार नहीं बन सकता। मतलब केवल व्यक्ति में से आप क्या समझते हैं, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो ही साझेदार बन सकता है। जो ऑलरेडी किसी संघ या समुदाय में साझेदार जो रहते हैं वो व्यक्ति यहाँ पर क्या बोलते हैं, साझेदार नहीं बनेंगे। उसके बाद बोलता है नेम ऑफ फर्म, फर्म का नाम। जो व्यक्ति साझेदार में शामिल होते हैं साझेदारी कहलाते हैं, ये हमको पता है। और संयुक्त रूप से फर्म भी कहलाते हैं, ये भी हमको पता है। लेकिन जिस नाम से फर्म का व्यवसाय चलाया जाता है, मतलब देखो सोहन एंड्स कंपनी, ये क्या होती है, किसी एक फर्म का नाम है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ये फर्म का नाम होगा। सोहन एंड कंपनीज में अगर 10 लोग काम करते हैं तो उनको मेंबर्स के नाम से नहीं, उस कंपनी के मेंबर्स के नाम से जानते हैं। मतलब सोहन एंड कंपनीज में 10 लोग काम करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। राइट्स ऑफ पार्टनर्स में बहुत सारी ऐसी राइट्स होती है जो पार्टनर्स की होगी, साझेदार का अधिकार होता है। जैसे यहाँ पर देखो पहले पॉइंट में ही दिया है कि साझेदार जो होंगे उनको किन किन चीज़ों का वो रहेगा, इनके पास क्या क्या चीज़ों की राइट्स रहेगी। पहला क्या बोला है, निरीक्षण करने का अधिकार। देखो एक तो है कि संचालन, पहला वाला दिया था कि संचालन करने का अधिकार होता है। कोई भी फर्म हो जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फर्म चल रही हो, वहाँ पे प्रत्येक साझेदार को फर्म के संचालन के लिए संचालन करना जरूरी होता है। निरीक्षण का अधिकार, मतलब फर्म के प्रत्येक साझेदार फर्म की जो कैश बुक बनती है, जो भी बुक्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनते हैं, इन सब चीज़ों को निरीक्षण करने का अधिकार उनको दिया जाता है। सलाह देने का अधिकार, कभी ऐसे मीटिंग होती है और डिसीजंस लिया जाता है तो सारे साझेदारों को सलाह देने का अधिकार होता है। अगर वे चाहते हैं तो अपनी बात को वहाँ पर रख सकते हैं। लाभ में हिस्सा, प्रत्येक साझेदारों को उनकी पूंजी के हिसाब से या तो लाभ में हिस्सा देते हैं या जो वहाँ पे डिसाइड हुआ रहेगा उसमें लाभ में हिस्सा पाने का अधिकार उनका होता है। संयुक्त स्वामित्व, मतलब साझेदार फर्म की संपत्तियों के, मतलब जो भी संपत्ति फर्म में है तो उन सब के वो लोग क्या रहेंगे, संयुक्त स्वामित्व रहेगा उनका। ऋण पर ब्याज पाने का अधिकार, जो भी साझेदार फर्म को ऋण देते हैं, ठीक है, फर्म को लोन देते हैं तो उन पर उनको ऋण पाने का अधिकार होता है। 60% वार्षिक दर से ये क्या करते हैं, ब्याज पाने के अधिकारी होते हैं। सातवां देखिए, अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। जब साझेदार अवकाश ग्रहण करना चाहता है तो बाकी साझेदारों की सहमति से वह संलेखों के प्रावधान के अनुसार वह अवकाश ग्रहण करने का क्या होता है, अधिकारी होता है। बिना सहमति के वो क्या करेगा, अवकाश ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन अगर कंपनी में सहमति देते हैं साझेदार तो वो अवकाश ग्रहण करने का अधिकारी होता है। आपात स्थिति में क्या होता है, कोई भी जो मतलब जैसे 10 पार्टनर्स हैं, जैसे मान लीजिए A, B एंड C 3 पार्टनर हैं कंपनी के, और कंपनी का ऐसा टाइम है कि वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहा है, ठीक है, और बाकी पार्टनर्स जो हैं ये सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, जो इनकी इंटेलिजेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग ये लोग निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। मतलब इनको अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करने का क्या होता है, अधिकार मिला है। नए साझेदार के प्रवेश पर रोक। नए साझेदार के प्रवेश पर रोक से आप क्या समझते हैं, नए साझेदार जो भी होंगे, ठीक है, तो पुराने जो साझेदार हैं वो नए साझेदार के एंट्री के लिए, मतलब जब वो प्रवेश करेंगे तो उस पर रोक लगाने का भी अधिकार रखते हैं। अगर कोई पार्टनर नहीं चाहता कि उनकी कंपनी में कोई नया पार्टनर आए तो वो उस पर रोक लगाने का अधिकार रखते हैं।
राइट। अब देखो साझेदार बनाने की योग्यता एवं शर्तें क्या क्या होती है। एबिलिटी एंड कंडीशन टू बिकम अ पार्टनर। किसी भी कंपनी में अगर आप साझेदार बनते हैं तो आपको उसके लिए योग्य होना जरूरी होता है और कुछ शर्तों का होना भी ज़रूरी होता है। आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष तक की होनी चाहिए। 18 वर्ष से ऊपर के होंगे अर्थात आप जब वयस्क हो जाएंगे तभी आपको कंपनी का साझेदार बनाया जा सकता है। आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होने की ज़रूरत होती है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप कंपनी के साझेदार बन सकते हैं। वह व्यक्ति जो भी नियम है उसके अंतर्गत मतलब जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, तो ठहराव होगा उसके लिए अयोग्य घोषित ना हुआ हो। अगर आप अयोग्य घोषित हो गए हैं तो आप उस फर्म के पार्टनर नहीं बन सकते, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे। हाँ, ये देखो असीमित दायित्व वाली साझेदारी और सीमित दायित्व वाली साझेदारी, इनमें दो टाइप का पार्टनरशिप होता है, मतलब नेतृत्व दायित्व जो देते हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स में क्या होता है, जब देखो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ना, दोनों में बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनरशिप की, इसमें क्या होता है जब फर्म किसी ऐसी स्थिति में आ जाए कि वह अपने लिए गए मतलब हानि, उनको बहुत ज़्यादा हानि होती है और वो उसको बियर नहीं कर पाते, मतलब उनके पास पैसा नहीं होता, उस केस में जो असीमित दायित्व वाले पार्टनर्स होते हैं ना, तो उनकी संपत्ति को बेचकर उनकी संपत्ति में से हिस्सा लेके कंपनी क्या करती है, अपनी जो दायित्व होती है उसको ख़त्म करती है, मतलब पे ऑफ करती है। समझ रहे हैं, जैसे भुगतान करेगी, क्यों करेगी, क्योंकि वो भुगतान करने में असमर्थ होती है, उतने पैसे उसके पास नहीं होते। तो उस केस में क्या करते हैं, जब अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स होते हैं तो उनकी संपत्तियों को मतलब लेने का अधिकार होता है पार्टनर्स मतलब फर्म के पास। तो जो साझेदारी का जो व्यक्तिगत फर्म होता है, मतलब उनका पर्सनल प्रयोग के लिए जो फर्म में दायित्व होते हैं उनका भुगतान करने के लिए किया जाता है। ये होते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स में क्या बोल रहा है, ये जो संगठन है ये नया स्वरूप है, ठीक है। इसमें साझेदारों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। मान लो कि कोई भी कारण ऐसी है जिसमें फर्म की संपत्ति है वो दायित्वों का भुगतान करने में क्या हो जाती है, करने में असमर्थ होती है, तो जो साझेदार होंगे, जो पार्टनर्स होंगे, उनका जो पर्सनल एसेट्स होगा उन पे फर्म का कोई अधिकार नहीं होता और वो अपने भुगतान करने के लिए पार्टनर्स के एसेट्स पे मतलब यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। और क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। इसमें संपत्ति का मतलब पार्टनर्स के एसेट्स पे भी कंपनी का क्या होता है, फर्म का क्या है, मतलब दायित्व होता है कि वो उसको यूज़ कर सकता है, लेकिन मतलब इसमें हक होता है उनका, ठीक है, इसमें हक होगा और इसमें हक नहीं होता। वो उनकी निजी संपत्ति को निजी संपत्ति पे अधिकार नहीं जमा सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब देखिए साझेदारी संलेख क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये जो साझेदारी संलेख है बेटा, उसमें हम लोग अभी ये एक टर्मिनोलॉजी थी, मैंने आपको पहले बताया कि साझेदारी संलेख एक बहुत बड़ा सा टॉपिक हो जाता है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। यहाँ पर जो पार्टनरशिप डीड है, साझेदारी संलेख है, ये संलेख क्या होता है, ये एक एग्रीमेंट होता है कि इनके बीच, पार्टनर्स के बीच, अगर ए और बी दो पार्टनर हैं तो ए और बी क्या करेंगे, ए और बी दोनों पार्टनर अगर बन रहे हैं तो इन दोनों के बीच रिटन, ठीक है, या ओरल, दोनों में से कोई भी एक प्रकार का क्या होगा, इनके बीच एग्रीमेंट होगा। लेकिन लीगल तौर पे रिटन एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब ये लीगल होता है और ये इनलीगल होता है। जब कोर्ट में इन दोनों के बीच कभी भी कोई ऐसी केस आ जाती है कि पार्टनर्स के बीच झगड़ा हो गया, तो वो कोर्ट में जाएंगे और बोलेंगे कि हम दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुई थी और हमने लिखित पे एग्रीमेंट नहीं लिखा है, मौखिक तौर पे हुआ था, तो कानूनी तौर से उसको उन लोग क्या बोलते हैं, सही नहीं माना जाता। इसलिए लिखित तौर पे ही हमेशा एग्रीमेंट को करना चाहिए ताकि हम लोग इसका क्या कर पाएँ, लिखित रहेगा तो हम उसको कोर्ट में क्या कर सकते हैं, लेके दिखा सकते हैं। लेकिन ओरल जो एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए साझेदारी संलेख की प्रमुख कौन कौन सी बातें होती है, साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो फर्म का नाम और पता हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग काम कर पाएंगे। जो भी मतलब
जैसे कोई सरकारी फर्म है, ठीक है, तो उनके जैसा नाम प्राइवेट फर्म में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, भ्रांति आ जाएगी। इसलिए आप अपना सेपरेट नाम रखते हैं और सेपरेट पता देते हैं जहाँ से आप व्यापार करेंगे, उनका फर्म का पंजीयन कराएंगे। फर्म का पंजीयन कराना पड़ता है, और फर्म का पंजीयन कराने के लिए में फर्म का पता भी पंजीकृत होना चाहिए। उसके बाद लिखा है, देखो, एरिया ऑफ बिजनेस, मतलब किस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं। मतलब एरिया का मतलब आप समझ रहे हैं, या तो वो स्थानीय होगा, या वो प्रांतीय होगा, या राष्ट्रीय, या अंतर्राष्ट्रीय, मतलब नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट, हाँ, तो इन सब चीज़ों के बारे में, या रीजनल, इन सब चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर बताना पड़ता है। साझेदारी के नाम एवं पते, नेम एंड पता जो होगा वो उसके पते के बारे में हम लोग को बताना पड़ेगा। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर, आपके फर्म में कितने पार्टनर हैं, उनके नाम, वो कहाँ रहते हैं, उनका पता, ये सारी चीज़ें भी आपको उसमें मेंशन करने की ज़रूरत होती है। साझेदारी की पूंजी, नो डाउट साझेदारी संलेख में आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताना पड़ता है कि साझेदारी जब फर्म में आए साझेदार, तो कितनी पूंजी लगाया है उसने फर्म में, उनकी कुल पूंजी कितनी है, इसके बारे में भी आपको वहाँ पर पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ता है। साझेदारी की अवधि, मतलब इनका ड्यूरेशन कितने दिन का होगा, किस दिन से चालू होगा और किस अवधि इसकी, मतलब चलने की अवधि क्या होगी, इसके बारे में भी आपको बताना पड़ता है। ठीक है, किस तिथि से शुरू करेगी और इसकी अवधि क्या होगी, इसके बारे में बताना पड़ता है। नए साझेदारों के प्रवेश, ठीक है, किन किन शर्तों में आप नए साझेदारों को आने का मौका देंगे, और साझेदारी अगर आएंगे तो उनको लाभ में कितना अंश मिलेगा, इसके बारे में भी आपको वहाँ पर बताना पड़ता है। फर्म या व्यवसाय के बारे में आपको बताना पड़ता है कि बिजनेस किस तरीके का आप कर रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार का, मतलब किन किन वस्तुओं का आप व्यापार करेंगे, और व्यापार भी कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि आप थोक विक्रेता हैं कि फुटकर विक्रेता हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी निर्णय कर लेना चाहिए आपको। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बताते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, और किन किन बातों, पूंजी पर जो ब्याज दिया जाएगा कि नहीं, इन सब बातों के बारे में भी हम लोग को वहाँ पर चर्चा करनी पड़ती है कि हम कितने % की दर से उनको प्रोवाइड करेंगे। अब देखो, आहरण पर ब्याज कैपिटल में तो देंगे। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी कितना रुपए साझेदार निकाल रहा है, कब निकाल रहे हैं, किस तिथि को निकाल रहे हैं, कितना और कब, क्यों निकाल रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए, और उसका दर क्या होगा ये भी हमको मेंशन करना ज़रूरी होता है। लाभ हानि का विभाजन, नो डाउट साझेदारी जब हम लोग बनाते हैं तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमको बताना पड़ता है कि उन दोनों के बीच मध्य लाभ और हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, पूंजी के अनुपात में होगा, या अन्य कोई अनुपात दिया है, या बराबर होगा, इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी लेनी जरूरी होती है। ठीक है, अब देखिए, वेतन और कमीशन, सैलरी एंड कमीशन जो दिया है हम पार्टनर्स को देते हैं, तो किस साझेदार को कितना वेतन या कमीशन दिया जाएगा, और नहीं दिया जाएगा तो क्यों नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो क्यों दिया जाएगा, इसके बारे में भी हम लोगों को जानकारी रखने की आवश्यकता होती है। अब देखो, इसके बाद पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स भी लोन लेते हैं कंपनी से, ठीक है, या लोन देते हैं। देखो, पार्टनर्स जब लोन देते हैं ना, तो क्या करते हैं, आवश्यकता जब होती है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है, पार्टनर से लोन ले लेती है। ठीक है, तो ऐसे मतलब दशा में जब वो लोन लेते हैं, तो ऋण की सीमा, साझेदार फर्म से लोन लेगा अगर, तो उस ऋण की सीमा और दशा, मतलब किस स्थिति में वो कंपनी से लोन ले सकते हैं और किस स्थिति में कंपनी को देंगे, उनकी एक लिमिट तैयार होती है, और कितने अवधि की होगी, उस पर ब्याज की दर क्या होगी, इन सब का निर्णय भी हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि पार्टनर्स का जो लोन होगा ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। फर्म द्वारा लोन बाय फर्म, आवश्यकता पड़ने पर फर्म साझेदारों से भी ऋण लेती है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो उस ऋण की भी कुछ शर्तें होती है, और क्या दर में वो ब्याज देंगे, इसके बारे में भी हमको बताना जरूरी होता है। ख्याति का मूल्यांकन, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम किस स्थिति में करते हैं, या तो कोई साझेदार की मृत्यु हो जाती है तब, या कोई सेवानिवृत्त हो जाता है तब, तो ऐसी दशा में ख्याति का भी मूल्यांकन किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाएगा, और जो आए हैं या जाने वाले जो साझेदार हैं उनका हिसाब किस तरीके से हम लोग बराबर करेंगे, इसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग को जानना जरूरी होता है। साझेदारी का समापन, एंडिंग ऑफ पार्टनरशिप, किन किन परिस्थितियों में साझेदार को समापन
कर सकते हैं कि साझेदार की मृत्यु होगी तो हम साझेदार को मतलब बंद कर देंगे, कि वो पागल हो जाएंगे दिवालिया होने की दशा में, तो फर्म चलेगी कि नहीं चलेगी, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बात करते हैं। पंच निर्णय संबंधी प्रावधान, अगर पार्टनर्स के बीच मतभेद हो जाती है तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों को निपटारा करने के लिए निर्णय लिया जा सकता है कि पंच निर्णय संबंधी प्रावधान को उपयोग करके हम वहाँ पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, अब देखो साझेदारी संलेख के अभाव में ऐसे कौन कौन से नियम हैं जो लागू होंगे। रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब साझेदारों के मध्य कोई लिखित अनुबंध या साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया गया हो तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी नियम 1932 की धारा 12 में से 17 में वर्णित प्रावधान लागू होते हैं, जो निम्नानुसार हैं। क्या क्या हो सकते हैं, व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार, ये तो पहले से दिया हुआ है। अगर कोई पार्टनर कंपनी में काम करते हैं, फर्म में काम करते हैं, तो उनको इसमें फर्म में मतलब व्यवसाय में हिस्सा लेने मतलब भाग लेने का अधिकार होता है। जो भी कर्तव्य उनको दिया गया है उनको पूरा करना पड़ेगा। मत प्रकट करने का अधिकार, नो डाउट कोई भी पार्टनर्स अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो उनको मत प्रकट करने का अधिकार होता है। वो मतभेद अगर हो रहे हैं किसी बात से तो बहुमत से ही निपटारा किया जाएगा। इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। हिसाब किताब की बहियों का निरीक्षण वो कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है। अगर वहाँ पे नहीं दिया है तो भी कंपनी क्या करेगी, उनके साझेदार उनकी बुक्स को प्रतिलिपि लेने का अधिकार रखते हैं। बिना पारिश्रमिक के कार्य, कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने के लिए किसी प्रकार की पारिश्रमिक पाने का अधिकारी नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप में नहीं दिया है तो उनको हम लोग पारिश्रमिक नहीं देते। लाभ हानि का विभाजन, अगर पार्टनरशिप डीड में ये एब्सेंस है कि उनको किस रेशियो में उनके लाभ हानि को बांटेंगे, तो ये चीज़ हमको पता न होना चाहिए कि इक्वली हम लोग उनके लाभ और हानि को बांट देते हैं। अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज मिलता है, लेकिन नॉर्मल पूंजी पर ब्याज हम लोग नहीं देते। अगर एडिशनल कैपिटल है तो 6% का वार्षिक ब्याज की दर से साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने के अधिकारी होते हैं। क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार, यदि कोई फर्म संचालन हो रही है और फर्म को आकस्मिक कोई ऐसी संकट आ जाती है तो उसको बचाने के लिए कोई भुगतान करता है, ठीक है, कोई भी पार्टनर भुगतान करते हैं तो वो भुगतान की राशि उनको क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार होगा। लेकिन पॉइंट नंबर 10 इसे जस्ट अपोजिट, अगर लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति कराने का दायित्व, तो कोई साझेदार जानबूझ के अगर किसी चीज़ को तोड़ता फोड़ता है या ऐसी कोई लापरवाही करता है तो इसके कारण फर्म को हानि होगी, तो वह साझेदार ऐसी हानि की पूर्ति के लिए बाध्य होगा। इसमें कंपनी उसकी क्षतिपूर्ति के लिए नहीं, कंपनी को जो क्षतिपूर्ति हुई है उसके लिए ये क्या होते हैं, बाध्य होते हैं पार्टनर। फर्म की संपत्ति का उपयोग केवल व्यवसाय के लिए ही किया जा सकता है, ठीक है, जब व्यवसाय के लिए उपयोग करेंगे तभी इसका उपयोग करेंगे। अर्जित लाभ का हिस्सा देना, कोई साझेदार फर्म की संपत्ति या उनके नाम के संबंध में या फर्म का नाम का उपयोग करके अपने निजी प्रॉफिट मतलब कमाता हो तो वह बाध्य होगा उस पैसे को लौटाने के लिए। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में दिवालिया हो जाता है तो साझेदारी फर्म का अंत हो जाएगा, अगर साझेदारी संलेख में लिखा हो या ना लिखा हो। अधिकार हस्तांतरण पर प्रतिबंध, कोई भी साझेदार अपने अधिकारों को क्या करेगा, जैसे ए बी और सी है, मान लीजिए हम लोग ए बी और सी 3 पार्टनर्स हैं, तो मतलब अगर हम 3 पार्टनर हैं ए बी और सी, तो इसमें से कोई भी किसी थर्ड पर्सन को, बी चाहे तो डी को नहीं दे सकता, बी चाहे तो ई को नहीं दे सकता, सी चाहे तो एफ को नहीं दे सकता। ये लोग बाध्य होते हैं अपने अधिकार के लिए अपने अधिकार का हस्तांतरण किसी थर्ड पर्सन को नहीं कर सकते, ठीक है। बहुमत से निर्णय होगा, अभी हम लोग पढ़े थे। ऋण पर ब्याज भी 6% की दर से दी जाएगी अगर अब्सेंस मतलब पार्टनरशिप डीड में इन चीज़ों का उल्लेख ना किया गया हो। इम्पॉर्टेंस क्या क्या होगी पार्टनरशिप की, अभी हम लोग सारी चीज़ों के बारे में पढ़े हैं। पार्टनर्स का जो पार्टनरशिप डीड के जो इम्पोर्टेंस हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग देखिए।
जो पार्टनरशिप डीड होगा इसमें जो भी साझेदार होंगे, जितने भी साझेदारी होंगे, उसमें लाभ विभाजन का अनुपात क्या होगा इसकी जानकारी हो सकती है हमको। पूंजी और आहरण पर ब्याज लिया व दिया जाएगा तथा किस दर से लिया जाएगा ये जानने के लिए ज़रूरी है। कोई साझेदार व्यापार को चला रहे हैं तो उनका कमीशन और वेतन दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। सारे साझेदार अपने कर्तव्य व अधिकार के दायित्व क्या होंगे इनके बारे में उनको जानकारी हो जाती है। फर्म में के बैंक खाते का संचालन करने का अधिकार किस किस साझेदार को होगा इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। प्रत्येक साझेदार के आहरण की सीमा क्या होगी, साझेदार के परस्पर विवाद होने से उसका निपटारा किस प्रकार किया जाएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान सकते हैं। यही इसका इम्पोर्टेंस है किसका, साझेदारी संलेख का। ठीक है, अब देखते हैं साझेदारी लेखे की विशिष्ट पहलू। इसके बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग को आगे अलग चैप्टर्स में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी इस चैप्टर में हम लोग लाभ हानि वितरण एवं लाभ हानि नियोजन खाता पढ़ेंगे, साझेदार का पूंजी खाता बनाने की कितनी विधि है वो पढ़ेंगे, ये पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, पूर्व में भूलों का समायोजन। ठीक है, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे, फर्म का पुनर्गठन ये नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर लिखी हुई हैं ये सब हम लोग अभी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, ये यहाँ से न्यूनतम, हाँ ठीक है, न्यूनतम लाभ की गारंटी तक के हम लोग इसमें अभी इस चैप्टर में पढ़ाई करेंगे। ये अभी बेसिक जानकारी के लिए है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप डीड के अब्सेंस में जो 6% का इंटरेस्ट कैपिटल में भी प्रॉफिट में मतलब पूंजी पर ब्याज और एडिशनल कैपिटल में देते हैं, और आहरण पे मतलब ड्राइंग्स पे दिया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग को जानकारी होनी चाहिए कि रेशियो अगर नहीं दी है तो कैसे बांटेंगे। तो क्वेश्चन में इन सब चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रही थी। और मैं ज़्यादा फोकस करूँगी कि न्यूमेरिकल्स को आप किस तरीके से सॉल्व करें। प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट। अगर आपको मेरी ये चैनल और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे से पढ़ा पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे, और कैसे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इसके बारे में हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।